क्या आपने कभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में बदला है? क्या आप जानते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता क्या है? ठीक है, देखिए ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और उसका अगर क्रम बदल भी जाए, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, मान कभी बदलता नहीं है, अद्वितीय होता है, माने बदलने वाला नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने 60 एक भाज्य संख्या है और जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा 2 मिलेगा 3 बार, 3 मिलेगा 2 बार, 5 मिलेगा 1 बार। ठीक है, यानी 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5 के घात 1। तो ये क्या है, 2, 3, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए 60 के लिए हम अगर बात करें तो 60 में आ गया आपका 2 2 बार और 3 1 बार, 5 1 बार। अगर हम इसके क्रम को अगर हम बदलें तब भी हमारा मान क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है। इस पर कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, आइए कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कह रहे कि n का कोई ऐसा मान बताइए कि 4 के ऊपर अगर हम उसको रखें तो उसका मान क्या आ जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए, यानी इकाई अंक शून्य आए, चाहे पूरा का पूरा मान क्या है, शून्य आए। आइए चेक करते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले दिया है 4 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है और हम लोग प्राकृत संख्या से परिचित हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और हमें मालूम है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू होती है। तो इन्हीं सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए n एक प्राकृत संख्या है तो हम लोग n का मान यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से हम क्या करेंगे ना, 4 के ऊपर n का मान लेंगे। तो अगर n का मान अगर 1 लिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 4। क्या मिलेगा, 4। अगर हम n का मान अगर 2 ले ले बाबू तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16। अगर n का मान हम 3 ले लें तो बताइए 3 क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर हम 4 के पावर अगर n बराबर 4 ले लें तो क्या मिलेगा बताइए, हमारा हो जाएगा 256। अगर हम 4 के पावर में अगर हम 5 ले लें, क्या ले लें, 5 ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा 1024। क्या होगा बाबू, 1024। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि n का मान अगर हम कुछ भी लें ये कभी 0 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 4 6 4 6 4 6, तो कुछ भी अगर हम लें 4 6 4 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो कभी ये 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि अतः, हम यहाँ बोलेंगे अतः 4 के पावर n अंक शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से, अगर हम 4 के पावर यहाँ 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, तो क्या मिला है हमको, 4 मिला है, इकाई अंक 4 मिला है और क्या मिला है, 4 मिला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई अगर 4 के
घात में अगर कोई विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है, तो हमारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कब? जब 4 के घात में अगर कोई विषम प्राकृत संख्या होगा तब। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 4 के घात में 2 है, 4 है, तो क्या आया है, 6 आया है। क्या है? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 के घात में अगर कोई इवन नंबर यानी सम संख्या अगर आता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बाबू, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर खुश होगा, कहेगा लीजिए आपके लिए 2 नंबर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम इसका जीरोक्स क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे बाबू। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 6 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या के बारे में हमें मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, सूतल 8 यानी अनंत तक। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से n का मान आप यहाँ रखिए। n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। अगर n का मान अगर 2 रखा जाए तो 6 का स्क्वायर 36, अगर 3 रखा जाए तो 6 का क्यूब होता है 6 गुने 6 गुने 6 यानी हो जाएगा 216। अगर 6 की पावर में अगर 4 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1296। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि घात में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हर हाल में 6। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे अतः 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पे इससे हमें एक यहाँ बात मिला कि अगर 6 के घात में अगर कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, यानी 6 के घात में अगर कोई भी संख्या हो तो हमारा इकाई अंक क्या आता है, 6 ही आता है। तो ऐसे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं बाबू। मान लो यहाँ 6 के घात में n दिया है ना, तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुने 3। अब पावर में बोलो क्या है, n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n और गुने 3 के पावर n। तो हमें मालूम है कि 2 का घात कुछ भी हो ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, 3 का घात कुछ भी हो ये भी कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 का घात अगर कोई प्राकृत संख्या हो और 3 का घात कोई प्राकृत संख्या हो ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।